अब्दुल करीम लाट साहब तेलगी का जन्म 29 जुलाई 1961 को कर्नाटका के खानापुर में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उसके पिता लाट साहब तेलगी इंडियन रेलवे में क्लास 4 एम्प्लॉय थे। नौकरी स्थायी थी, लेकिन तनख्वाह इतनी कम थी कि जैसे तैसे घर चल पाता था। परिवार को पालने की टेंशन और अच्छा खाना न मिलने की वजह से वो कई बीमारियों का शिकार हो गए और इसी के चलते उनकी डेथ हो गई। उस समय अब्दुल करीम काफी छोटा था और एक छोटे भाई की जिम्मेदारी भी अब उसी पर आ गई थी, इसलिए उसने घर चलाने के लिए फल और सब्जियां बेचना शुरू कर दिया। इस मुश्किल टाइम में भी अब्दुल करीम ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसने जैसे तैसे पहले प्राइमरी एजुकेशन पूरी की और फिर साल 1984 में बेलगाम के गोगाटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर ली। सितंबर 2006 टाइम्स नाउ चैनल पर अचानक एक सनसनीखेज वीडियो टेलीकास्ट होता है। उस वीडियो में एक आदमी बेहोशी की हालत में शरद पवार, छगन भुजबल और रोशन बेग जैसे देश के कुछ पावरफुल पॉलिटिशियंस का नाम बुदबुदा रहा था। मिस्टर शरद पवार, मिस्टर भुजबल। टीवी स्क्रीन पर जैसे ही वो नाम गूंजे, पूरा देश सन्न रह गया, क्योंकि इन पॉलिटिशियंस का नाम लेने वाला शख्स कोई आम आदमी नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े स्टैम्प पेपर घोटाले का मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी था। ये नाम उसने किसी गली नुक्कड़ की बातचीत में नहीं, बल्कि नार्को टेस्ट के दौरान लिए थे और इन नेताओं पर इस घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। उसने जिन डॉक्यूमेंट्स को फर्जी तरीके से छापा था, उनमें कोर्ट फी स्टैम्प्स, रेवेन्यू स्टैम्प्स, फॉरेन बिल्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, प्रॉपर्टी अग्रीमेंट्स, मैरिज अग्रीमेंट्स और यहाँ तक कि शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स तक शामिल थे। यानी देश का हर कानूनी कागज इस जाल का हिस्सा निकल सकता था। और जब तक सरकार को होश आता, तब तक वो 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्कैम कर चुका था। इसी वजह से वो शख्स किंग पिन ऑफ पेपर स्कैम के नाम से जाना गया। उसने भारत सरकार को इतनी बुरी तरह मजबूर कर दिया था कि जिस भी डॉक्यूमेंट पर उसके फर्जी स्टैंप लगे थे, सरकार को उन्हें लीगल मानना पड़ा, क्योंकि अगर उन्हें गैर कानूनी ठहरा दिया जाता तो उन फर्जी स्टैंप से की गई हजारों शादियां, करोड़ों रुपए की जमीनों की रजिस्ट्री, बिजनेस एग्रीमेंट्स और इंश्योरेंस डील्स सब कुछ एक ही झटके में गैर कानूनी हो जाता। उसने न केवल करोड़ों के नकली स्टैंप पेपर बेचे, बल्कि देश की जुडिशरी, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और कैबिनेट मिनिस्टर्स तक को अपने फ्रॉड के जाल में फंसा लिया था। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो मुंबई पुलिस के सीनियर ऑफिसर से लेकर देश के बड़े बड़े मंत्री तक सवालों के घेरे में आ गए। बात इतनी बढ़ी कि उस समय के महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर छगन भुजबल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। तो आइए जानते हैं भारत के सबसे बड़े घोटाले तेलगी स्कैम की पूरी कहानी। आखिर कभी फल और सब्जियां बेचने वाले अब्दुल करीम तेलगी ने कैसे 30,000 करोड़ का घोटाला कर पूरे इंडियन लीगल सिस्टम को हिला कर रख दिया था। Abdul Karim Telgi, he is the kingpin of 30,000 crore stamp paper scam. A narco analysis tape of Abdul Karim Telgi, the main scamster in the Telgi scam. In that narco tape, he named Sharad Pawar and other Maharashtra politicians. He looted rupees 30,000 crore from the Indian government. From a humble young boy selling fruits to fund his education to being the mastermind of India's biggest financial scam. Telgi pleaded guilty and was convicted. He was given 30 years of imprisonment and a huge fine of rupees 202 crores. मुंबई की ओर रुख किया। मुंबई पहुंचने के बाद उसने MS फिलिक्स नाम की एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर नौकरी की, जहां उसकी मंथली सैलरी सिर्फ 3800 रुपए थी। तेलगी हमेशा ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचता रहता था, इसलिए वो कंपनी द्वारा असाइन किए गए टास्क को अक्सर पूरा नहीं कर पाता था। इसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी ने जल्दी ही उसे जॉब से निकाल दिया। इसके बाद तेलगी ने कोलाबा के किशन गेस्ट हाउस में होटल मैनेजर के तौर पर करीब 2.5 साल तक नौकरी की। वहाँ नौकरी करते हुए एक दिन उसकी नजर उस गेस्ट हाउस के मालिक यूसुफ उस्मैल की साली शाहिदा बेगम से टकरा गई। कुछ ही मुलाकातों में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और कुछ साल बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद तेलगी को होटल मैनेजर की नौकरी छोटी लगने लगी थी और अब वो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए उसने सऊदी अरेबिया जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वहाँ उसने करीब 7 साल तक नौकरी की और इस दौरान उसने देखा कि भारत से भारी संख्या में लोग काम की तलाश में सऊदी अरेबिया आते हैं, लेकिन उनमें से बहुतों के पास असली दस्तावेज नहीं होते। वो लोग ट्रैवल एजेंट्स को भारी भरकम पैसे देकर फर्जी कागजात के जरिए विदेश पहुंच जाते थे। यही से तेलगी पैसे कमाने का एक प्लान बनाता है। उसने तय किया कि अब वो वापस मुंबई लौटकर वहां ट्रैवल एजेंट बनकर मोटा पैसा कमाएगा। तेलगी का यही फैसला उसे सच्चाई और मेहनत के रास्ते से हटाकर जुर्म की दुनिया की तरफ ले गया।
मुंबई लौटने के बाद उसने क्रॉफर्ड मार्केट में अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स नाम की एक मैन पावर कंसल्टिंग कंपनी शुरू की। इसके जरिए वो विदेश जाने की चाहत रखने वाले लोगों को फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए गल्फ कंट्रीज भेजने का काम करने लगा। वो ऐसे लोगों की तलाश करता जिनके पासपोर्ट में कोई फॉल्ट हो या फिर जिनके पास पूरे पेपर्स ना हो। वो उनसे मोटी रकम लेकर ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करता कि वो किसी भी जांच में फंसे बिना आसानी से विदेश पहुंच जाए। इस काम के जरिए तेलगी ने कुछ ही समय में करोड़ों रुपए की कमाई कर ली। लेकिन इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जो जांच के दौरान पकड़े गए थे और उन्हें यात्रा से रोक दिया गया था। उन लोगों ने तेलगी के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी। इसी दौरान इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को भी तेलगी के पूरे रैकेट की भनक लग गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुंबई पुलिस ने उसे दिसंबर 1993 में फॉर्जरी एंड फ्रॉड अंडर द इमिग्रेशन एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अरेस्ट कर जेल में डाल दिया। लेकिन ये जेल ही वो जगह थी जहां से अब्दुल तेलगी की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होने वाली थी जो उसे ऐसा काम बताने वाला था जिससे वो आने वाले समय में हजारों करोड़ का स्कैम करने वाला था। तेलगी को जिस सेल में रखा गया था उसमें राम रतन सोनी नाम का एक आदमी भी बंद था। सोनी एक स्टॉक ब्रोकर था और फॉर्ज शेयर पेपर्स और पुराने शेयर ट्रांसफर स्टैम्प्स को रिसाइकिल करके बेचने के आरोप में जेल में था। तेलगी और सोनी दोनों ही जालसाज आदमी थे, इसलिए जल्दी ही उनकी दोस्ती हो गई। राम रतन सोनी ने तेलगी से कहा कि क्या छोटे मोटे फ्रॉड कर रहा है, अगर खेलना है तो करोड़ों का खेल खेलो। धीरे धीरे राम रतन सोनी ने तेलगी को स्टैम्प पेपर की दुनिया के बारे में समझाना शुरू किया। उसने कहा कि स्टैम्प पेपर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का सबसे नेग्लेक्टेड डिपार्टमेंट है, जहां चेकिंग ना के बराबर होती है। अगर एक बार इसके लूप होल समझ लिए जाए तो इसमें अरबों की चोरी की जा सकती है। तेलगी को ये फेक स्टैम्प पेपर बनाने का आइडिया जम गया। साल 1994 में जेल से बाहर आने के बाद तेलगी राम रतन सोनी के साथ मिलकर अपने फर्जी वाड़े को आगे बढ़ाने लगा। उन दोनों ने यूज स्टैम्प पेपर्स इकट्ठा करने शुरू किए और उनकी इंक मिटाकर उन्हें नए स्टैम्प पेपर्स के साथ मिलाकर बेचना शुरू किया। कुछ टाइम तक काम ठीक चला, थोड़ी बहुत कमाई भी हुई, लेकिन तेलगी के लिए काफी नहीं था। उसकी इच्छा हजारों करोड़ कमाने की थी। तेलगी अब अपने काम को कानूनी चोला पहनाना चाहता था ताकि बड़ा खेल खेल सके। इसके लिए उसने पॉलिटिकल कनेक्शंस बनाने शुरू कर दिए। इसी सिलसिले में उसकी जान पहचान अनिल गोटे से हुई, जिनके महाराष्ट्र की सभी पार्टियों के बड़े नेताओं से अच्छे संबंध थे। उस वक्त शरद पवार महाराष्ट्र के सीएम थे और विलासराव देशमुख रेवेन्यू मिनिस्टर थे। कहा जाता है कि गोटे की सिफारिश पर तेलगी ने विलासराव देशमुख के जरिए मार्च 1994 में स्टैम्प बेचने का ऑफिशियल लाइसेंस हासिल किया। लाइसेंस मिलने के बाद तेलगी ने फर्जी स्टैम्प बेचने के लिए मुंबई के मिंट रोड पर अपना ऑफिस खोल लिया। तेलगी और राम रतन सोनी करीब 1 साल तक बिना किसी रुकावट के काम करते रहे, लेकिन जैसे जैसे मुनाफा बढ़ा दोनों के बीच मतभेद भी गहराने लगे। 1995 में उनकी पार्टनरशिप टूट गई और तेलगी अकेला रह गया। अकेले पड़ते ही तेलगी की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। एक बार पूर्णानंद एंड कंपनी नाम की सॉलिसिटर फर्म ने तेलगी से 16 लाख रुपए के स्टैम्प्स खरीदे थे, लेकिन कई बार मांगने के बावजूद जब तेलगी ने फर्म को स्टैम्प्स खरीदने की कोई रिसीट नहीं दी तो उन्होंने तेलगी के ऊपर धोखाधड़ी का केस कर दिया। पुलिस जांच में उसकी जालसाजी पकड़ी गई और कोर्ट ने उसका स्टैम्प वेंडर लाइसेंस रद्द कर दिया और उसे दोबारा जेल की हवा खानी पड़ी। उसने सजा से बचने के लिए कोर्ट में खुद को HIV और डायबिटीज से पीड़ित बताया और किसी तरह बेल लेने में सफल रहा। लेकिन फिर से जेल की हवा खाने के बाद भी तेलगी का लालच कम नहीं हुआ। उसने तय किया कि वो फर्जी स्टैम्प तैयार करने के बजाय खुद ही स्टैम्प पेपर्स प्रिंट करेगा। उस समय स्टैम्प पेपर सिर्फ नासिक की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में छपते थे और यहीं से लाइसेंस वेंडर्स, बैंक्स और कंपनीज तक पहुंचते थे। तेलगी ने गौर किया कि सरकारी प्रेस में खराब होने वाली मशीनों को तोड़कर नीलामी के जरिए बेच दिया जाता है। उन मशीनों को बेचने से पहले इसलिए तोड़ा जाता था ताकि कोई उनका गलत इस्तेमाल ना कर सके। ऐसे में तेलगी ने प्रेस के अधिकारियों से सांठगांठ कर ली, जिसके बाद करप्ट अधिकारियों ने अच्छी कंडीशन वाली मशीनों को भी खराब दिखाकर उन्हें बिना डिस्ट्रॉय किए नीलामी में तेलगी की फर्जी कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया। तेलगी ने अलग अलग शहरों में अपने लोगों के नाम पर कंपनियां रजिस्टर कराई और उन कंपनियों के नाम पर वो नीलामी में मशीनें खरीदता गया। सिर्फ मशीनें ही नहीं, उसने प्रेस के करप्ट अधिकारियों से असली इंक और प्रिंटिंग प्लेट्स भी हासिल कर लिए ताकि जो स्टैम्प्स वो छापे वो बिल्कुल असली लगे।
साल 1996 में तेलगी ने मुंबई के मिंट रोड पर ही मुद्रा ऑफसेट प्रिंटर्स नाम की खुद की प्रेस लगा ली। दिन में वहां शादी के कार्ड छपते और रात में 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के फेक स्टैम्प पेपर्स छापे जाते। तेलगी ने अलग अलग राज्यों में अपने भरोसेमंद आदमियों के नाम पर स्टैम्प वेंडिंग फर्म्स खोल दी, जो इन फर्जी स्टैम्प्स को खुलेआम बेच रही थी। उसका काम इतना प्रोफेशनल था कि केवल कॉर्पोरेट्स ही नहीं, गवर्नमेंट बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस भी तेलगी की फर्म से स्टैम्प पेपर्स खरीद रही थी। इस दौरान फेक स्टैम्प पेपर्स बेचने के जुर्म में तेलगी के खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज हो चुके थे, लेकिन उसने पुलिस वालों को इतना पैसा खिला रखा था कि कोई उसके खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं करता था। 10 अप्रैल 1997 को बैंगलोर में पुलिस को तेलगी के 3 लाख रुपए के फर्जी स्टैम्प पेपर्स बेचने की खबर लगी। इस पर कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर टीजी संग्राम सिंह की अगुवाई में बैंगलोर पुलिस ने तेलगी के ठिकाने शालीमार लॉज में छापा मारा, जहां उन्हें तेलगी के भाई अब्दुल करीम समेत 6 लोग मिले। लेकिन पुलिस ने केवल 5 लोगों को ही अरेस्ट किया और तेलगी से पैसे लेकर 18 राज्यों के 72 शहरों में 300 से ज्यादा MBA ग्रेजुएट्स को हायर कर लिया। ये सब सूट बूट पहने सलीके से बात करने वाले प्रोफेशनल लोग तेलगी की प्रेस में छपने वाले फर्जी स्टैम्प पेपर्स को कॉर्पोरेट फर्म्स, लॉ ऑफिसेज और शेयर मार्केट से जुड़ी कंपनीज को एक्स्ट्रा डिस्काउंट पर बड़ी शान से बेचते थे। अक्सर वेंडर्स को सरकारी स्टैम्प बेचने पर सरकार की तरफ से 3% का कमीशन मिलता था, लेकिन तेलगी उन्हें 20 से 30% तक का डिस्काउंट दे रहा था। पहले लोगों को लाइन में लगकर स्टैम्प पेपर खरीदने पड़ते थे, लेकिन अब वो उन्हें तेलगी की फर्म से बिना कोई हसल के बड़े डिस्काउंट पर मिल रहे थे। हर कोई यही समझता था कि स्टैम्प पेपर भी सरकार की तरफ से ही है। इसका नतीजा ये हुआ कि तेलगी अब नासिक की सरकारी प्रेस से ज्यादा स्टैम्प पेपर देश भर में बेच रहा था। तेलगी कई बार मार्केट में स्टैम्प की आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा करने के लिए गंगा प्रकाश और उसके साथियों के जरिए मशीन मेंटेनेंस का बहाना बनवाकर इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में स्टैम्प छापने का काम रुकवा देता। इससे जल्दी ही मार्केट में स्टैम्प्स की भारी कमी हो जाती और इसका फायदा उठाकर तेलगी जल्दी से करोड़ों के स्टैम्प्स बेच लेता। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर अशोक कामले, असिस्टेंट कमिश्नर MC मुलानी, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस जय जाधव, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस किशोर जाधव और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस वसंत कोरेगांवकर को भी इस जांच में गड़बड़ी करने का दोषी पाया। जायसवाल रिपोर्ट के आधार पर मुंबई पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए असिस्टेंट इंस्पेक्टर दिलीप कामत और अन्य 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। DIG सुबोध जायसवाल की ये रिपोर्ट पुलिस महकमे के भीतर ही सीमित रहनी थी, लेकिन किसी तरह ये NDTV के पत्रकार संजय सिंह के हाथ लग गई। 14 अप्रैल 2003 को NDTV ने जब इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया तो तेलगी स्कैम की खबरें पूरे देश में आग की तरह फैल गई और तेलगी स्कैम पूरे देश के अखबारों और TV चैनलों की सुर्खियों में आ गया। हालांकि इस खुलासे को दबाने की भी पूरी कोशिश हुई। कभी पत्रकार संजय सिंह को पैसे लेकर चुप रहने के लिए कहा गया तो कभी उन्हें धमकाया गया। इसके अलावा 24 अप्रैल 2003 को महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर छगन भुजबल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिना किसी जांच के कमिश्नर RS शर्मा को क्लीन चिट दे दी। बाकी के 6 अफसरों के खिलाफ DCP प्रदीप सावंत के नेतृत्व में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश दिए गए, लेकिन कुछ ही दिन बाद पता चला कि वो भी तेलगी से रिश्वत ले रहे थे। साफ था कि जिस भी पुलिस ऑफिसर को तेलगी के काले कारनामों की तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी जाती, उसे तेलगी इतना ज्यादा पैसा खिला देता कि वो जांच करने के बजाय उसे बचाने में जुट जाता था। इसके बाद इस मामले में सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे की एंट्री होती है। 10 जून 2003 को अन्ना हजारे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका फाइल की। इसके बाद तेलगी मामला और अधिक सुर्खियां बटोरने लगा। दबाव बढ़ने के बाद 29 जून 2003 में धुले के तत्कालीन विधायक अनिल गोटे को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर अपने ट्रस्ट के लिए तेलगी से डोनेशन लेने, उसके साथ मंच शेयर करने, स्टैंप वेंडर को लाइसेंस दिलवाने में मदद करने और तेलगी के फर्म को इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिबेट दिलवाने में मदद करने का आरोप था। तेलगी केस में ये किसी पॉलिटिशियन की पहली गिरफ्तारी थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश के विधायक कृष्ण यादव को उनके राज्य में तेलगी के लोगों को कई बार बचाने के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। SIT को दोनों के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग्स मिली, जिनमें कृष्ण यादव रिश्वत की मांग करते हुए पाए गए। गिरफ्तारी का यह सिलसिला यही नहीं रुका। RS शर्मा, जो पहले पुणे के पुलिस कमिश्नर थे, उन पर अब्दुल तेलगी की मदद करने के गंभीर आरोप लगे थे। इसके बावजूद उन्हें मुंबई का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। कमिश्नर के पद पर रहते हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उन्हें रिटायरमेंट मिला, ठीक अगले ही दिन उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर MC मुलानी को भी तेलगी को बचाने के आरोप में अरेस्ट किया गया। साथ ही गंगा प्रकाश को था,
हालांकि उसने इसमें किन किन लोगों का नाम लिया उसे ऑफिशियली कभी पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन जब आग लगी थी तो धुआं उठना ही था। नार्को टेस्ट के करीब 3 साल बाद सितंबर 2006 में नार्को टेस्ट की एक सीडी टाइम्स नाउ के एक जर्नलिस्ट के हाथ लग जाती है और इसे टीवी पर ऑन एयर कर दिया जाता है। इस वायरल सीडी में तेलगी का दावा था कि स्कैम में शरद पवार, छगन भुजबल और कर्नाटक के पूर्व गृह मंत्री रोशन बेग भी शामिल थे। इसमें तेलगी ने यह भी कहा कि उसने नेताओं और पुलिस अधिकारियों को अपने प्रोटेक्शन के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। हालांकि सभी नेताओं ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया। चूंकि अब इस मामले की जांच सीबीआई के हाथ में थी, इसलिए सीबीआई ने उस टेस्ट से जुड़ी सभी